बच्चों, आप सभी का डिसीजन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें हम उसके फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में जो राजनीतिक कारण हैं, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण, इन कारणों की चर्चा कर चुके थे। आज हम जो उसके और कारण बचे हुए हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो कारण मुख्य रूप से है क्रांति का, वो है बौद्धिक या दार्शनिक कारण। कौन सा कारण? बौद्धिक या दार्शनिक कारण, जो उस समय के फ्रांस के जो थिंकर्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने क्या क्रांति में योगदान दिया, उनका क्या योगदान रहा, आज हम लोग देखते हैं। एक विचारक हैं जिन्होंने कहा कि उनका नाम है केटलबी। क्या नाम है? केटलबी। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के लेखकों ने फ्रांस की क्रांति को तैयार किया। क्या कहा? केटलबी ने कहा कि जो उस समय के राइटर थे, थिंकर्स थे, उन सभी ने मिलकर फ्रांस की क्रांति को तैयार किया। यानी कि उन लोगों ने ऐसे विचार दिए, ऐसी रचनाएं की, जिनमें हमें क्रांतिकारी विचारों की प्राप्ति होती है, जिसको पढ़ करके वहां की जनता क्रांति के लिए तैयार हुई। जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो पहले प्रमुख विचारक हैं उनमें मॉन्टेस्क्यू प्रमुख हैं। मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ। क्या नाम था इस मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ, अर्थात कानून की आत्मा। कानून की आत्मा। इस पुस्तक में, इस बुक में उन्होंने जो फ्रांस में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जो राजा के दैवी अधिकारों का सिद्धांत था, उसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि जो राजा होता है, जो शासक है, वह उसे किसी ईश्वर ने नहीं भेजा है, बल्कि उसकी रचना, उसको जनता ने ये पद प्रदान किया है। इस तरह से उसने जनता के बीच में ऐसे विचार फैलाने का काम किया कि जिससे जो फ्रांस की जनता थी, जिसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसका विरोध करने का किसी को अधिकार नहीं है, तो जब जनता जागरूक हुई, उन्हें जानकारी हुई कि ऐसा नहीं है,
जनता ने ही राजा को बनाया है और राजा अगर अत्याचारी हो जाए, निरंकुश हो जाए, तो उसका विरोध करने का, उसे पद से हटाने का जनता को अधिकार होता है। और उसने, मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया उस पुस्तक में जिसका नाम है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि जो संपूर्ण शक्तियां राजा के पास केंद्रित हैं, कानून बनाने की शक्ति है, शासन चलाने की शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति है और न्याय करने की शक्ति है, सैनिक शक्ति है, सारी शक्तियां राजा में केंद्रित हैं। उन शक्तियों को जब तक अलग अलग नहीं किया जाएगा, उन्हें बांट नहीं दिया जाएगा, तब तक ये निरंकुश शासन चलते रहेंगे और जनता के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि राजा की शक्तियों को अलग अलग किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि राजा की शक्तियों को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं बना करके, बनाकर राजा की शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। इस तरह से उसने, मॉन्टेस्क्यू ने जनता के ऊपर ऐसे विचार डाले कि वह क्रांति के मार्ग की ओर प्रशस्त होने लगी। इसके बाद जो प्रमुख विचारक हैं वह हैं रूसो। रूसो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और यह एक लापरवाह किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने ऐसे विचार दिए कि जिसे पढ़ करके फ्रांस की जनता क्रांति के लिए तैयार हो जाती है। आइए हम देखते हैं रूसो ने क्या किया। रूसो ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जिसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक समझौता, या सामाजिक संविदा। इस पुस्तक में रूसो ने यह विचार दिया कि राजा दैवी उत्पत्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि राजा को समझौता करके, जनता ने समझौता करके राजा को यह अधिकार प्रदान किया है और ये पद प्रदान किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत उसने कहा कि प्रारंभ में
प्राकृतिक अवस्था में जब मानव था तो वह दयालु, सभ्य और वह सहयोगी प्रवृत्ति का था। लेकिन जैसे जैसे समाज में कला और संस्कृति ने जन्म लिया, वैसे वैसे मनुष्य में चालाकी, स्वार्थपन जैसे विचार आ गए और उसने एक नारा दिया था जिसका नाम है प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो का उसने नारा दिया था और उसने कहा कि जो राजा है, जिसे जनता ने समझौता करके बनाया है, अपनी सारी शक्तियां राजा के हाथ में दे दी हैं, लेकिन यदि राजा निरंकुश हो जाए, स्वेच्छाचारी हो जाए, अत्याचारी हो जाए, तो उसे जनता को हटाने का अधिकार है। उसने कहा कि जो जनता है उसी में अंतिम जो शक्ति है जनता के हाथ में निहित होती है, अर्थात जो संप्रभु है वह जनता है, क्योंकि राजा के निर्माण की शक्ति जनता के हाथ में है। जनता ने समझौता करके राजा को बनाया है। तो रूसों को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं, क्योंकि जब रूसों के विचारों को लोगों ने पढ़ा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। क्योंकि जब जनता ने इनके विचारों को पढ़ा और जनता दैवी अधिकारों के सिद्धांत को तोड़ करके वह राजा के निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध करने लगी और क्रांति के लिए तैयार हुई। उसके बाद हम देखते हैं अगले जो दार्शनिक हैं, उसमें एक दार्शनिक हैं जिनका नाम है वॉल्टेयर। क्या नाम है? वॉल्टेयर। यह जनतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, जनतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन नहीं करते थे और यह राजतंत्र के समर्थक थे। लेकिन इन्होंने फ्रांस की तत्कालीन शासन व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। वॉल्टेयर ने क्या किया? यह जनतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे, अपितु यह राजतंत्र के समर्थक थे। लेकिन जो उस समय राजतंत्र शासन था, उसकी जो बुराइयां थी, उनको देख करके यह भी उसके विरोधी हो गए और उन्होंने भी इसका विरोध किया। उसके बाद देखते हैं एक अर्थशास्त्री थे
जिनका नाम था क्वेसने। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब तक व्यापार पर प्रशासनिक प्रतिबंध लगे रहेंगे, प्रशासनिक प्रतिबंध लगे रहेंगे, तब तक देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। क्या कहा? कि जब तक राजा का, राजतंत्र का या शासन का व्यापार और उद्योगों पर नियंत्रण रहेगा, तब तक देश का जो आर्थिक विकास है वो सही से नहीं होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। अतः यह स्वतंत्र व्यापार और अर्थव्यवस्था के समर्थक थे और इन्होंने इसका समर्थन किया। इसके बाद देखते हैं जो अन्य विचारक हैं, उनमें अन्य विचारकों में अन्य विचारक या लेखक, उसमें एक विद्वान है जिनका नाम है दिदरो। दिदरो ने विश्वकोश या ज्ञानकोश, जिसे अंग्रेजी में एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, की रचना की, विश्वकोश या ज्ञानकोश की रचना की और उसमें इन्होंने फ्रांस की सामाजिक बुराइयों का कड़ा विरोध किया। इस तरह हम देखते हैं कि जो लेखक थे, राइटर थे, थिंकर्स थे, उन्होंने ऐसे विचार जनता के बीच में फैलाए अपने पुस्तकों, अपने लेखों के माध्यम से कि फ्रांस की जनता क्रांति के लिए तैयार हो गई और उसे एक अवसर की तलाश थी। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो कारण था क्रांति का, वो सैनिक कारण है। सैनिक कारण में हम देखते हैं कि क्या परिस्थितियां थी इस समय सेना की। सैनिक, जो इस समय फ्रांस की सेना थी, वह शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थी। जो राजतंत्र शासन था, राजा सेना को युद्ध में भेज देता था, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक सामग्री, युद्ध सामग्री है, भोजन की व्यवस्था है, उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाती थी, जिसके कारण सैनिकों को युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ता था और उनका मनोबल गिर जाता था। और भी कमियां थी सेना में, जैसे कम वेतन, कठोर अनुशासन,
खराब भोजन, ऐसी दशाएं थी जिसके कारण सेना शासन से असंतुष्ट थी, राजा से असंतुष्ट थी। लेकिन उसके बाद भी जो लुई 14वां थे और लुई 15वां, उन्होंने कई युद्धों में सेना को भेजा, और जिसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, आयरलैंड के उत्तराधिकार का युद्ध और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इन युद्धों में सेना को शामिल किया। लेकिन सेना के लिए जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं थी उसे उपलब्ध नहीं कराया, जिसके कारण सेना राजा से असंतुष्ट थी और वह सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही थी। और इसी समय जब स्वतंत्रता संग्राम जो अमेरिका का था उसमें सेना भाग लेकर के आई हुई थी, जिसके कारण सेना, जो फ्रांस की सेना थी, उसमें लोकतांत्रिक विचार फैल रहे थे। और सेना भी चाहती थी, सेना भी चाहती थी कि फ्रांस में लोकतंत्र शासन स्थापित किया जाना चाहिए। ये सैनिक कारण थे। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो कारण है। देखिए अगला जो कारण है फ्रांस की क्रांति का, वो है फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन या तात्कालिक कारण। देखिए फ्रांस की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था, फ्रांस इस समय, फ्रांस की आर्थिक दशा पूरी तरह से चरमरा गई थी और उसका राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया था, जिसके कारण लुई 16वां ने असफल प्रयास किया कि जो रिक्त कोष है उसे भरा जाए और राजकाज शासन कार्य सही तरीके से चलाया, जिससे चलाना संभव हो सके। इसके लिए उसने क्या किया, एक बिल संसद में उसने रखा और उसका नाम था, जो बिल लाया गया उसमें राजा ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, किस लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्टेटस जनरल, जो फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था, के समक्ष जनता पर नए
लगाने के लिए नए कर लगाने के लिए बिल विधेयक लाया गया जिसमें समाज के जो तीनों वर्ग थे, प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग जो चर्च में रहते थे, दूसरा द्वितीय स्टेटस जिसमें कुलीन, सामंत, अभिजात वर्ग के लोग शामिल थे। और तीसरे स्टेट की आम जनता शामिल थी। देखिए, जो नया बिल लाया गया संसद में, उसमें जो कर लगाने की व्यवस्था दी गई थी कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और समाज का जो निम्न वर्ग था, किसान मजदूर, सभी पर टैक्स लगाने की बात की गई। लेकिन प्रारंभ में जैसे समाज के दोनों जो ऊपर के प्रथम और द्वितीय स्टेटस थे, उन्हें विशेषाधिकार मिले हुए थे, उनके ऊपर कोई कर नहीं लगे थे, जिसके कारण उन्होंने देखा कि ये राजा हमारे ऊपर नए कर लगाने जा रहा है, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया और जिसके फलस्वरूप राजा ने जो प्रथम स्टेट था पादरी वर्ग के लोग और द्वितीय स्टेट जिसमें कुलीन सामंत लोग आते थे, उनको हटा दिया और केवल जो समाज का तीसरा वर्ग था, तीसरा स्टेट जिसमें किसान मजदूर शामिल थे, उन्हीं के ऊपर नए कर लगाने की बात रह गई। और जब स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया तो उसमें देखते हैं कि जो तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस बिल का, जिसके द्वारा उसके ऊपर किसान और मजदूरों पर नए कर लगाने की जो बात हो रही थी, स्टेटस जनरल में उन्होंने मांग किया तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधियों ने मांग किया कि हमारी संख्या अधिक है, अतः हमें जो मतदान की व्यवस्था थी स्टेटस जनरल में, जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के प्रतिनिधि थे, उन्होंने बिल का समर्थन किया, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव, उनके ऊपर किसी प्रकार की भी जो उनकी स्थिति थी उस पर कोई परिवर्तन नहीं होना था, जिसके कारण उसने राजा के इस नए कर का जो है समर्थन किया, इन नए करों का। और जबकि जो तीसरा वर्ग था पहले से ही करों के बोझ में दबा हुआ था, उसने इसका कड़ा विरोध किया और उसके प्रतिनिधियों ने ये कहा कि हमें प्रत्येक जितने स्टेटस जनरल के सदस्य हैं
सभी को एक एक मत देने की व्यवस्था की जाए, जिसके कारण राजा ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया और तीसरे स्टेटस के जो सदस्य थे, तीसरे स्टेट के जो सदस्य थे, उन्होंने सभा को भंग कर दिया, सभा को भंग कर दिया और वह बाहर चले गए। और एक टेनिस कोर्ट के मैदान में, टेनिस कोर्ट के मैदान में एकत्र हुए और फ्रांस के लिए नया संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। ये हमारी जो फ्रांस की क्रांति के कारण थे, उनमें जो तत्कालीन कारण जो फ्रांस की क्रांति का था वो था स्टेटस जनरल में नए कर लगाने के लिए विधेयक लाना। इस तरह हम देखते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति थी, जिसके हम लोगों ने राजनीतिक कारण पढ़े, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण, दार्शनिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालीन कारण, इस तरह हम देखते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें सभी कारणों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और फ्रांस की क्रांति को सफल बनाने में अपना योगदान किया। और ये हमारा टॉपिक यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।